जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसमें इतनी ज्यादा कैपेबिलिटीज हैं कि वो हमें फ्यूचर में एलियंस के बारे में बताएगा, जिनके बारे में स्टीफन हॉकिंग हमें हमेशा से ही वार्न करते रहे थे। आखिर ये टेलीस्कोप एलियंस को कैसे ढूंढेगा, ये आप जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 2017 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीतने वाले फिजिसिस्ट किप थॉर ने कहा था कि अगर हमें हमारे यूनिवर्स की बेसिक चीजों को समझना है तो न्यूटन के दिए गए आंसर्स पर हमें फोकस करना होगा, और अगर हमें यूनिवर्स के रिलेटेड रिसर्च में कोई ब्रेक थ्रू हासिल करना है तो फिर हमें स्टीफन हॉकिंग के सवालों पर फोकस करना होगा, क्योंकि आज भी उनके सवाल एस्ट्रोफिजिक्स की दुनिया में इम्पोर्टेंस ब्रेक थ्रू क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1970 तक ब्लैक होल्स के बारे में साइंटिस्ट का ये मानना था कि ब्लैक होल अपने आसपास मौजूद हर मैटर और एनर्जी को अपने अंदर खींचता है, बाहर कुछ भी एमिट नहीं करता। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक होल्स ठंडे होते हैं। लेकिन फिर स्टीफन हॉकिंग ने उनसे ये सवाल किया, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक यूनिवर्स में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, जबकि जो तुम कह रहे हो उसके मुताबिक ब्लैक होल्स मैटर को मुकम्मल तौर पर स्पेगिटिफाई करके उसकी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से स्टीफन हॉकिंग को खुद मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाना पड़ा। उनके मुताबिक ब्लैक होल्स कुछ पार्टिकल्स रेडिएशन की शक्ल में एमिट करता है। इस पार्टिकल एमिशन को हॉकिंग रेडिएशन का नाम दिया गया है। हो सकता है जो मैटर ब्लैक होल अपने अंदर खींचता है उनकी इंफॉर्मेशन इन पार्टिकल्स की सूरत में बाहर निकालता हो, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ क्वांटम फिजिक्स। अब जाहिर सी बात है उस वक्त हम इतने ज्यादा एडवांस नहीं थे कि स्टीफन हॉकिंग के इतने बड़े दावे को प्रूव करके दिखा सकते। यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि इतना बड़ा साइंटिस्ट जो कुछ कह रहा है वो उसे मैथमेटिकली प्रूफ भी करके दिखा रहा है, तो फिर उसे इग्नोर करना तो इतना आसान नहीं था। बहुत ज्यादा लोग स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी को मानने लगे, लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो अग्री नहीं करते थे। लेकिन उनकी बोलती उस वक्त बंद हुई जब 2019 में इस इमेज को पब्लिश किया गया। इस इमेज में आप क्लियरली ये देख सकते हैं कि ब्लैक होल डेड ऑब्जेक्ट्स नहीं, बल्कि वो हमारी कायनात के सबसे ज्यादा गर्म और एक्टिव ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मुसलसल हॉट रेडिएशंस को बाहर निकालते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्टीफन हॉकिंग ने जो 50 साल पहले प्रेडिक्शन दी थी, आज वो सच साबित हो चुकी है। और अब हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से इसके बारे में मजीद जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट को भी देख सकता है, जो लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रैवल कर सकती है, वो भी स्पेस में मौजूद थिक नेबुला और डस्ट क्लाउड्स में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से किसी करीबी गैलेक्सी में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल को स्टडी करेंगे तो कोई भी डस्ट क्लाउड इसे ब्लॉक नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से आप हर ब्लैक होल को डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। हो सकता है कि इसी प्रोसेस में हम हॉकिंग रेडिएशन पार्टिकल्स की इंफॉर्मेशन को भी समझ सकें। इस तरीके से हम ये भी जान पाएंगे कि क्या ब्लैक होल डार्क मैटर के बने होते हैं। स्टीफन हॉकिंग खुद भी ये मानते थे कि डार्क मैटर और कुछ नहीं बल्कि बिग बैंग के वक्त बनने वाले हजारों लाखों प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स हैं। कभी कभार ऐसा लगता है कि ब्लैक होल्स और डार्क मैटर रिलेटेड होते हैं, क्योंकि इन दोनों का कलर ब्लैक है और ये दोनों स्पेस के अंधेरे में मौजूद हैं, और ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन इस थ्योरी में एक गड़बड़ है। आज हम सब ये जानते हैं कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ब्लैक होल्स उस वक्त बनते हैं जब ऑर्डिनरी मैटर से बने हुए मैसिव ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टार अपनी ग्रेविटी में ही कोलैप्स हो जाते हैं, और ये स्टार ऑर्डिनरी मैटर से बनते हैं। यहाँ पर एक सवाल आता है, हमारी कायनात में ऑर्डिनरी मैटर और डार्क मैटर की मिकदार कितनी है? ऑर्डिनरी मैटर की मिकदार 5% और डार्क मैटर की मिकदार 27% है। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि 5% ऑर्डिनरी मैटर से बने हुए ब्लैक होल्स बाद में 27% डार्क मैटर को बनाता है। ये आपको लॉजिकलेस लग रहा होगा, लेकिन स्टीफन हॉकिंग को इसमें भी लॉजिक नजर आया। उन्होंने ये देखा कि बिग बैंग के फौरन बाद जब एनर्जी मैटर में तब्दील हो रही थी, तो उस वक्त जहाँ जहाँ एनर्जी बहुत ज्यादा डेंस थी उस जगह पर ये छोटे छोटे ब्लैक होल्स बन गए। इन ब्लैक होल्स को स्टीफन हॉकिंग ने प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स का नाम दिया। उनके मुताबिक यही वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्पेस में मौजूद चीजों पर हर जगह से ग्रेविटी का असर डालते हैं। वैसे तो हॉकिंग की जिंदगी में
कोई भी इस थ्योरी को प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर पाया, लेकिन जिस तरह नासा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की कैपेबिलिटीज का दावा कर रही है कि वो 13.7 बिलियन लाइट ईयर्स माजी में देख सकेगा, तो उसके जरिए हम डार्क एजेस में इन प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स को जरूर ढूंढ सकेंगे। इसके बाद स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी या तो सच साबित होगी या फिर गलत साबित होगी। आपको क्या लगता है, क्या ये थ्योरी सही साबित होगी या फिर गलत? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। स्टीफन हॉकिंग अपनी स्पीचेस में कई बार ये बोल चुके हैं कि वो किसी क्रिएटर पर यकीन नहीं करते। उनके मुताबिक बिग बैंग से पहले क्या हुआ था, ये सवाल ही गलत है, क्योंकि बिग बैंग का मतलब ही ये है कि उस बैंग से ही सारा मटेरियल बाहर निकलकर एक्सपैंड हो रहा है। उनके मुताबिक बिग बैंग से पहले टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करता था। बिग बैंग हुआ था या फिर नहीं, ये देखने के लिए अब हमारी मदद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप करेगा। नासा का प्लान है कि वो इस टेलीस्कोप के जरिए गैलेक्सीज के मर्जिंग इवेंट को स्टडी करे और कायनात की सबसे पहली गैलेक्सी कैसे फॉर्म हुई थी उसके बेसिक्स को समझे। ये सब कुछ दिमाग में रखते हुए जब हम डार्क एजेस को स्टडी करेंगे तो हम ये अच्छे से जान पाएंगे कि असल में बिग बैंग हुआ था या फिर नहीं। इस स्टडी के दौरान हमें जरा संभल कर चलना होगा, क्योंकि अगर किसी भी तरह का कोई रेडियो सिग्नल हमने किसी ऐसी डायरेक्शन में भेज दिया जहां टाइप 2 सिविलाइजेशन रहती है, अगर उन्हें जरा सा भी कोई शक हुआ कि ये कोई आर्टिफिशियल सिग्नल है, तो फिर हम इंसानों की खैर नहीं है, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक टाइप 2 सिविलाइजेशन हमें मार सकती है। 1964 में सोवियत एस्ट्रोनॉमर निकोला कार्डाशेव ने ये हाइपोथेसिस पेश की थी कि अगर किसी गैलेक्सी में स्टार्स कम नजर आए तो ये एलियंस की मौजूदगी के साइन हो सकते हैं। उनके मुताबिक हमारी कायनात में ऐसी सिविलाइजेशन मौजूद हो सकती है जो एडवांसमेंट के उस लेवल पर पहुंच चुकी हो कि वो अपनी एनर्जी की जरूरत को पूरा करने के लिए अपने आसपास मौजूद स्टार्स की सारी एनर्जी को हासिल करने लगे। उन्होंने ऐसी सिविलाइजेशन को टाइप 2 सिविलाइजेशन कहा था। ये सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा एडवांस होती है कि अपने आसपास मौजूद स्टार को डायसन स्फीयर जैसे मेगा स्ट्रक्चर से कवर कर सकती है, जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। स्टीफन हॉकिंग 2010 से मुसलसल इस तरह की सिविलाइजेशन से हमें वार्न कर रहे हैं। स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि इंसानों को हमारी कायनात को समझने के लिए किसी भी एक्सोप्लैनेट से आने वाली रेडिएशंस को जरूर सुनना चाहिए, और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ऐसी रेडिएशंस को सुनकर उन प्लैनेट्स पर लाइफ के सबूत ढूंढने वाला है। लेकिन इस दौरान साइंटिस्ट को ये ध्यान रखना है कि उनकी तरफ से किसी भी तरह का कोई सिग्नल सोलर सिस्टम से बाहर न जाए, क्योंकि हो सकता है ऐसे सिग्नल जो उन एडवांस सिविलाइजेशन को हमारे सोलर सिस्टम की लोकेशन बता दें और वो हम पर एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए हमारे ही प्लेनेट पर आकर कब्जा कर लें। साइंटिस्ट को चाहिए कि वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को यूनिवर्स के उन रीजन्स की तरफ पॉइंट करें जहां मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स किसी इमेजिनरी पॉइंट के गिर्द मौजूद हों, लेकिन इन ऑब्जेक्ट्स का कोई स्टार नजर न आ रहा हो, क्योंकि ये ऐसा स्टार हो सकता है जिसे टाइप 2 सिविलाइजेशन ने अपने डायसन स्फीयर मेगा स्ट्रक्चर से कवर कर रखा हो। 2018 में स्टीफन हॉकिंग ने अपने लास्ट पेपर में मल्टीवर्स की भी बात की थी। उनकी इस रिसर्च को प्रूव करने के लिए हमें बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।